देखो भाई, जैसे ना हमारे पास ये वाला जो चैप्टर है, मतलब कि अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड डेप्रिसिएशन, ठीक है। देखो पहले मैंने तुम्हें ना मतलब कि जो इसका मतलब बता रहा हूँ कि अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मतलब कि अकाउंटिंग तो हमारे पास एक तरीका है, ठीक है, हमारे पास एक प्रिंसिपल वगैरह अकाउंटिंग, ठीक है। और दूसरी बात कर दूं मैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, भाई इसका मतलब क्या, असेट्स होती है, संपत्ति वगैरह होती है ना। जैसे मैं तुमसे सिंपल सी बात बोलूं, देखो 11वीं क्लास तक ना जो बातें पढ़ाई जाती है वो ऐसा होता है कि असेट्स पता है किसको बोलते हैं, कोई सी भी चीज जो 1 साल से ज्यादा समय के चल जाए। 11वीं क्लास में बच्चों को ये बात बताई जाती है कि असेट्स क्या होती है, असेट वो सारी चीजें जो 1 साल से ज्यादा के चलती है उसको बोल, देखो अब ना, और दूसरी चीज वो जितनी भी संपत्ति है ना उन सबको असेट्स बोलते हैं, ठीक है। ये सारी बातें बोली जाती है। लेकिन जब तुम्हारा थोड़ा अब नेक्स्ट लेवल पे है, जैसे मान लो कि अभी जो फर्स्ट ईयर का है, तो अभी जो हमें समझना है ना वो क्या है कि जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, जो सारा अभी मैं यहाँ पे बताऊंगा, ठीक। तो इसको तो अभी क्या बोला जा रहा है, मतलब इसके बारे में तो बताऊंगा अभी। जैसे मेरे पास ये 3 चीजें हैं, जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसके बारे में सारा मैंने वही लिखा हुआ है, ठीक, ये समझाऊंगा। लेकिन अगर बात कर दूं डेप्रीसिएशन की, कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, तो डेप्रिसिएशन का सिंपल सा हमारे पास मतलब हो जाता है, वो होता है कि फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, ठीक है। जैसे मान के चलो कि मैं ऐसा बोल दूं, एक मेरे पास कोई असेट्स है, ठीक, अगर मैं उसको 3-4 साल यूज करता हूँ, या फिर मान लो मैं उसको 1-2 महीने यूज करता हूँ, तो उसकी वैल्यू में थोड़ी कमी आती है। जैसे मैं तुम्हें छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं कि तुमने एक नया पहले मोबाइल खरीदा, मान लो मोबाइल तुम्हारा 10,000 का था, तुमने उस मोबाइल को मान लो 2 महीने यूज किया, अगर अब किसी को वो मोबाइल बेचते हो तो कितना, 10,000 का लेगा, कम का लेगा, कम का लेगा, ठीक है। तो भाई अब ये जो हमारे पास यहाँ पे है कि 10,000 से कम का ले रहा, जितनी वैल्यू कम हो गई ना उसे हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलेंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो अब जो जितनी बातें बताऊं थोड़ा ध्यान रखना। पहले डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, मैंने डेप्रिसिएशन इज सिंपली डिफाइन एज फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स, ठीक है। जो मेरे पास क्या है कि ये जो फिक्स्ड असेट्स एज इट इज बीइंग यूज्ड फॉर टाइम, जैसे जैसे किसी भी असेट्स को देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन इज सिंपली डिफाइन, मतलब कि इसको डिफाइन कैसे किया जा सकता है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स। जो मेरे पास फिक्स्ड असेट्स है, भाई फिक्स्ड असेट्स में समझो पहले होता है क्या है, पहले समझो असेट्स 2 टाइप से होते हैं, एक हमारे पास है करंट असेट्स, दूसरे होते हैं फिक्स्ड असेट्स। तो जो करंट असेट्स होते हैं वो जो हमारे पास जो आते हैं, जिसको हम तुरंत ही कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे बोलेंगे करंट असेट्स। दूसरी की अगर मैं बात बोलूँ फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड असेट्स वो होते हैं जिसको हम तुरंत कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो छोटी सी डेफिनेशन हो गई। लेकिन अगर मैं तुम्हें और एग्जांपल बताऊं कि करंट असेट्स कैसे पहचानेंगे कि करंट है या नहीं है, ठीक है। तो जिससे मैं सबसे इसमें जो अगला बोलूंगा, करंट असेट्स हमारे वो सारे हो जाते हैं जो कि ऐसा सिंपल सा बोल दो, जैसे तुम्हें कोई सा एग्जाम्पल लेके चलो, मैं कैश को ले लो, कैश वो पहले से कैश है, उसे करंट असेट्स बोलेंगे। मैं और तुम्हें अगर मान लो दूसरा एग्जाम्पल दूं, मेरे पास ना किसी कंपनी का शेयर है, ऑनलाइन वो करते हैं ना, मतलब कि शेयर मार्केट वगैरह, तो उसमें क्या उसको तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये भी क्या हमारे पास उसे बोलेंगे करंट असेट्स। लेकिन वो सारी की सारी चीजें जिनको ये मान के चलो थोड़ा लंबे, मतलब कि उसको ना खरीदने या बेचने में लंबा समय लगता है, उसे हम बोलते हैं फिक्स्ड असेट्स, ठीक है। तो इसकी बहुत सारी बातें, मतलब कि वही 11वीं क्लास में कुछ बातें जो भी, जैसे जो पुरानी वीडियो वगैरह ना, तो उसको एक बार देखोगे उसको पता लग जाएगा भाई फिक्स्ड असेट्स क्या होते हैं, करंट असेट्स क्या होते हैं, सारी बात पता लग जाएगी। तो अब उसके बाद कह रहे कि एज इट इज बीइंग यूज्ड फॉर टाइम, देखो कह रहे कि एज इट इज बीइंग यूज्ड, जैसे जैसे किसी चीज को यूज करते हैं ना तो उसकी वैल्यू क्या है, कम होती रहती है। अगला भाई ये जो एएस लिख रहा हूं ना भाई, एएस हमारे पास है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एएस क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। भाई पहले समझो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है। भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेरे पास एक लॉ मान लो, ठीक है, या फिर प्रिंसिपल, लॉ या फिर प्रिंसिपल बोल सकते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, कानून बोलते हैं ना कि भाई इस कानून को फॉलो करो, या फिर इस पॉलिसी को, इस नियम को फॉलो करो। तो हम क्या है कि भाई जो लॉ है या फिर जो प्रिंसिपल है उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। जैसे बोलते हैं कि सेक्शन इसके थ्रू तुम्हें जेल भेजा जा रहा है, या फिर मान लो कि अगर तुमने ये किया तो इस धारा के थ्रू, इस धारा के अंतर्गत तुम्हें क्या है कि जेल हो जाएगी या फांसी हो जाएगी। तो वही सारा जो हमारे पास असेट्स है, असेट्स के अंदर क्या होता है भाई, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 या फिर जो 16 है, ठीक है, वैसे इसको बोल सकते हैं IND, इंडियन टाइप बोल सकते हैं, ठीक है। जो मेरे पास क्या है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10वां और 16 के अकॉर्डिंग, ये क्या है कि भाई कह रहे कि जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डील्स विद
डेप्रीसिएशन। देखो ये जो मेरे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है कौन कौन सा, 10वां और 16, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10वां और 16 ये बताते हैं कि भाई अगर तुम किसी भी असेट्स को यूज कर रहे हो तो उस पर डेप्रीसिएशन लगाना जरूरी है। अगर तुम नहीं लगाते ना तो मान लो तुम्हें पेनल्टी लगाई जाती है, कानून की तरफ से तुम पे क्या पेनल्टी लगाई जाएगी। जैसे पुरानी मूवी वगैरह में देखा है, पुरानी मूवी में क्या होता है कि जो कंपनी के मालिक होते हैं मशीन चेंज नहीं कर रहे होते, तो उस टाइम क्या होता है कि जो वर्कर वगैरह होते हैं धरने में बैठ जाते हैं कि भाई तो मशीन चेंज करो, वर्कर मर रहे हैं, वर्कर मर रहे हैं। तो पहले वो चलता था, अब क्या हो गया, अब लॉ आ गए, कानून आ गए। तो अब क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगा रखे भाई, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करो, और जैसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करोगे तो उसके हिसाब से क्या मशीन की वैल्यू धीरे धीरे कम होती है। जैसे मान लो एक मशीन लेके आया मैं 10 लाख की, 10 लाख की एक मशीन खरीद के लेके आया, तो उसमें धीरे धीरे जब जैसे जैसे यूज करूंगा, यूज करते 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 उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती रहेगी, कम होती रहेगी, कम होती रहेगी। एक टाइम ऐसा आएगा उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, और जिस दिन उसकी वैल्यू जीरो हो गई उसको कबाड़ में बेच दो, ठीक है। जो तुम्हारे पास जो पैसा आया वो तुम्हारा प्रॉफिट हो गया। और दूसरी बात और कि भाई चलो ठीक है, जो तुम्हारे पास पैसा है तो वो तुम्हारा फायदा हो गया। अब ना जैसे उसकी वैल्यू जीरो हो गई ना, अब तुम मशीन को कंपनी में यूज नहीं कर सकते, इलीगल हो जाता है फिर ये, ठीक है। तो इसी चीज के लिए ना हमारे पास क्या बनाया गया, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10वां और 16 बनाया गया। ये किससे डील करते हैं, डील विद द डेप्रिसिएशन। मतलब कि ये बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई असेट्स है तो उस पर डेप्रिसिएशन लगाओ। अगर तुमने डेप्रिसिएशन नहीं लगाया तो क्या समझना है भाई कि कानूनी तुम्हारे पर कार्रवाई हो सकती है, तुम्हारी कंपनी को भी बंद किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद भाई बात करते हैं मेरे पास क्या कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये तो पता लगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या होती है, असेट्स होती है, एक टाइप की संपत्ति होती है, मशीन वगैरह बोल सकते हैं। देखो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ये सारे सारे क्या है मेरे पास, ये सारी संपत्ति है। देखो अब मैं इसके बारे में बताऊंगा एक्चुअल में होते क्या चीजें। सबसे अच्छा इसे बोलेंगे भाई, इसको हम टेंजिबल असेट्स बोलते हैं, ठीक है। ये क्या लिखा है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल असेट्स, ठीक है। अब भाई इसकी बात करेंगे कौन कौन से। देखो पहले मैं तो बताता हूँ टेंजिबल असेट्स क्या होते हैं, ये बताया ना मैंने। जो टेंजिबल असेट्स हैं इसका मतलब क्या है, दैट कैन बी टच, ठीक है भाई। जिसको छुआ जा सकता है ना उसे बोलेंगे टेंजिबल असेट्स, ठीक है। दूसरा मेरे पास है इनटेंजिबल, ठीक है। अगला क्या है मेरे पास, इंटेंजिबल असेट्स। भाई वही है, दैट कैन नॉट बी टच, दैट कैन नॉट बी टच्ड, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। देखो मेरे पास क्या है कि जो टेंजिबल असेट्स क्या होते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं तुम्हें जो लगी मशीन खरीद के लेके आ गए, ठीक है, तो मशीन क्या हो गई, टेंजिबल असेट्स हो गई। दूसरा मैं बोला कि भाई इंटेंजिबल असेट्स क्या होती है, दैट कैन नॉट बी टच, जिसको टच नहीं कर सकते। लेकिन एग्जाम्पल तो पता होना चाहिए क्या क्या होते हैं इसके। तो एग्जाम्पल पता है जिसको टच कर सकते हैं, मशीन हो गई, बिल्डिंग हो गई, कार हो गई, प्लांट हो गया, फर्नीचर हो गई, ये सारे मेरे पास क्या टेंजिबल असेट्स। लेकिन अगर बोल दो इंटेंजिबल की बात बोलूं, इंटेंजिबल कौन सा आ जाएंगे, गुडविल। भाई गुडविल का पहले बताता हूँ गुडविल का मतलब क्या होता है। जैसे पहले लिख दे रहा हूं मैं, भाई गुडविल का मतलब है, तुम्हें मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। मैंने बोला कि भाई मैं तुम्हें पिज्जा खिलाने लेके जा रहा हूँ, ठीक है, और पिज्जा क्या है कि मान लो फ्री में, ठीक। तो पिज्जा जो है ना 500 रुपए का है। एक तुम्हारी गली के बाहर ना रिक्शे पे एक बंदा पिज्जा बेचता है, दूसरा है तुम्हें डोमिनोज का पिज्जा खिलाया जा रहा है। किसका खाने की चाहोगे, डोमिनोज का। ऐसे ही होता है क्योंकि उसका नाम चल रहा है, ये जो अच्छा नाम चल रहा है ना, ये तो ये जो अच्छा नाम होता है उसी को बोलते हैं गुड विल, अच्छा नाम चल रहा है जिसका। दूसरा मैं तुमसे बोल दूं कि तुम ऐसे ही कोई सी बनी हुई चप्पल पहनोगे, या तुम्हें पूमा की चप्पल अगर ला के दे वो पहनोगे, तो बोलो भाई पूमा की क्यों बोलेंगे, कि उसका नाम ज्यादा चल रहा है। ये तो चीजें ये जो बता रखा है कि भाई आप गुडविल एक्चुअल में होती क्या है, गुडविल का नॉर्मल सा मतलब ही हमारे पास ये हो जाता है एक अच्छा नाम। तो एक तो ये हो गया। दूसरा होता है पेटेंट राइट। पेटेंट राइट का मतलब क्या है, जैसे कोरोना वायरस हुआ था तो क्या हुआ, जिस देश ने ना वैक्सीन का फॉर्मूला बनाया, जिस देश ने वैक्सीन का फॉर्मूला पहले बना ली ना, उसने अपने नाम पे रजिस्टर्ड करवा दिया इस फॉर्मूले को, कि अगर अब कोई भी इस फॉर्मूले का यूज करेगा उस पर मुझे पैसे देगा। तो फॉर्मूला तो है ना, ये कुछ असेट्स तो है नहीं, तो ये जो फॉर्मूला है वो भी क्या है कि इंटेंजिबल असेट्स है। सिंपल सी बात है भाई, जिस चीज को हम टच नहीं कर सकते ना और उसके भी पैसे मिलते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, इंटेंजिबल असेट्स,
ठीक, जैसे अच्छे नाम के पैसे तो बिकते हैं ना, रोड के बाहर वाला पिज्जा 10 रुपए का है या फिर मान लो 20 रुपए का है, उतना ही बड़ा पिज्जा तुम जाओ डोमिनोज में खाने, कम से कम 100-150 रुपए लेते हैं। तो ये क्या नाम ही तो चल रहा है, ये चीज है। ठीक है, अब देखो वहां पे क्या कह रहा है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल असेट्स। ये क्या होते हैं भाई, हमारे पास टेंजिबल असेट्स होते हैं। अब ना भाई इसे क्या बोलेंगे, दैट आर, सबसे पहले भाई ये जो मेरे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, अब यही वाली बातें सारी बता रहा हूं। ठीक है, कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट किसको बोलते हैं। सबसे पहला हेल्ड फॉर प्रोडक्शन, अपनी कंपनी के अंदर हमने रखा है उसको प्रोडक्शन करने के लिए। पहली बात क्या है कि हम उस चीज का यूज करके प्रोडक्शन करेंगे। दूसरी चीज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, अपने सामान को कहीं पे बेचने के लिए यूज किया जाता है या किसी सर्विस को देने के लिए यूज किया जाता है। देखो हम ना दो चीज बेच सकते हैं, एक गुड्स को, गुड्स का मतलब कोई सामान जिस चीज में हमारी कंपनी डील करती है ना, जैसे मान लो कि एक लैपटॉप वाली कंपनी है, तो लैपटॉप वाली कंपनी लैपटॉप बेचेगी ना, डीलिंग किस में होगी उसकी, लैपटॉप में। अब ये जो लैपटॉप में जो उसकी डीलिंग हो रही है तो उसका गुड्स क्या हो जाएगा, लैपटॉप हो जाएगा। ठीक, लेकिन सर्विस क्या होती है भाई, कुछ कंपनी का सर्विस बेचती है। सर्विस कैसे बेचेगी, जैसे मान लो अगर तुमसे बोलते हैं बार्बर की दुकान पे जाओ, नाई की दुकान पे गए, अपनी सर्विस देते हैं ना वो। अब तुम क्या है कि मान लो किसी मसाज की दुकान, जो जहाँ पे मसाज होता है ना, स्पा वगैरह चले जाओ, वहां पे गए, वहां भी सर्विस दी जाती है। तो ये सारा क्या होता है, जितनी भी चीजें यही तो है हमारे पास। तो कोई भी कंपनी या तो गुड्स बेचेगी या सर्विस। देखो गुड्स में तो गुड्स के अंदर क्या आ गया, जिस चीज को वो बना रहे हैं उसमें डेप्रिसिएशन लगेगा। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, मैं सिंपल सा तुम्हें जो बता रहा हूँ वो है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होता क्या है। पहली चीज, कंपनी जिस चीज से, मतलब जिस मशीन वगैरह से अपने गुड्स को बना रही, जिस चीज को बेचती है ना वो बना रही है, पहला तो वो हो जाएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मतलब जिसको पीपीई बोलूंगा आपसे। ठीक है, पीपीई जो होता है। उसके बाद मैं दूसरी बात कर दूं, कोई ऐसी चीज जिससे कंपनी पैसा कमाती है, ठीक है, उसे पीपीई ही बोलेंगे। जैसे मान लो कंपनी ने क्या की, एक ना मसाज मशीन लगा रखी है, तो अगर मसाज मशीन लगा रखी है तो भाई वो क्या है, उससे पैसा कमा रही है ना, उसी चीज से सर्विस दे रही कंपनी, तो वो भी क्या हो गया, पीपीई हो जाता है। ठीक, अब देखो दूसरा क्या है, कह रहा एक्सपेक्टेड टू बी यूज। एक्सपेक्टेड का मतलब मान लिया जाता है, एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। और वो सारे के सारी चीजें, मतलब वो सारे असेट्स जिसको हम एक साल से ज्यादा समय के लिए यूज करने वाले हैं, जैसे फर्नीचर खरीद के लिए एक साल से ज्यादा के लिए यूज करेंगे ना। दूसरा पंखा ले आए, एसी ले आए, ये सारा खरीद के क्यों लेके आएंगे, ताकि एक साल से ज्यादा के लिए यूज करें, ये तो चीजें होती हैं। अब देखो अगला भाई, यहां पे बात कर रहे हैं कि जो मेरे पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। भाई एएस का मतलब क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसे बोलते हैं, कोई सा भी लॉ हो गया, कानून हो गया, जो प्रिंसिपल होते हैं ना, ये सारी चीजें। अब देखो, अच्छा भाई प्रिंसिपल, स्कूल का प्रिंसिपल तो नहीं समझ रहे ना, प्रिंसिपल का मतलब कानून है यहाँ पे। ठीक है, वो PAL होता है, PLE है। ठीक, अब सुनो भाई, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। भाई क्या जरूरत पड़ती है, डेप्रिसिएशन वगैरह लगाने की जरूरत क्या पड़ती है। अच्छा एक बात और समझ जाओ, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो है वो ये बोलता है कि तुम्हें डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए अगर तुम इन दोनों चीजों का यूज करते हो। तो पहला प्रोडक्शन में या सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस में, दूसरा अगर तुम उसको एक साल से ज्यादा समय के लिए यूज करने वाले हो तो। ठीक है, तो उस पर क्या है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 ये बोलता है कि तुम्हें डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए। नहीं लगाओगे तो भाई वो फिर जाके बाद में तुम पे पेनल्टी लगेगी, जो तुम्हें चार्ज भरना पड़ेगा। ठीक है, अब सुनो भाई, बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का। ठीक है, जो मतलब ऑब्जेक्टिव का मतलब है उद्देश्य क्या है, ऐसी क्या जरूरत है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो मेरे पास AS 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 को लगाने की जरूरत क्या है। सबसे पहली जरूरत तो भाई हमारे पास ये है कि देखो इसमें इतना ही है जो मैंने बता रखा है, कह रहे कि प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। भाई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, मतलब फॉर PPE। ये क्या करता है, बताता है। भाई प्रिस्क्राइब का मतलब बताता है, क्या बताता है, मतलब कि ये मान लो एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता रहा है कि कब तक तुम्हें इस मशीन को यूज करना है। जैसे मान के चलो मैं तुमसे ऐसा बोल दूं कि हमारे पास क्या है कि एक मशीन है, ठीक है, और उस मशीन को ना हमने उस पर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं लगाया, हमें कैसे पता लगेगा कि उस मशीन को हम कब तक यूज कर सकते हैं, कुछ पता भी तो होना चाहिए। अब पता क्या होता है, तुमने गारंटी वारंटी के बारे में सुना है
क्या होता है, कोई कंपनी पता है अपने प्रोडक्ट का गारंटी कब तक देती है, जैसे मान लो कोई कंपनी बोलती है भाई 2 साल की वारंटी है, तो वो उनका बोलने का मतलब ये है कि 2 साल के बाद इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। जैसे मान लो तुम कोई छोटा सा बल्ब लेने जाओ, तो उसमें ये बोलते हैं 1 साल की वारंटी है, वो बोलते हैं भाई 1 साल के बाद ना इसकी वैल्यू खत्म है, ये चीज़ें, तो वारंटी यही चीज़ें होती हैं। ठीक, तो मैंने क्या बताया यहाँ पे कि भाई ये क्या करता है, प्रिस्क्राइब करता है, मतलब कि बताता है, कह रहा है कि प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसके लिए क्या करता है, वो ट्रीटमेंट बताता है। ठीक है, देखो कह रहा है प्रिस्क्राइब करता है, मतलब कि बताता है, क्या बताता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताता है, किसके लिए, पीपीई के लिए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए, बोल सकते हैं सिंपल सा असेट्स के लिए। उसके बाद सो दैट, ताकि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है, उनका जो यूजर्स है, जैसे मान लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पहले हमें पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है। भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी एक ऐसा लिखा जोखा होता है, पता ही ना, बहुत सारी लिखी हुई बातें होती हैं जिससे कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है, या फिर कंपनी अच्छे से चल रही है या अच्छे से नहीं चल रही, ये सारी की सारी बात पता लगती है। ठीक है, तो अब देखो वही मेरे पास है, कह रहे कि सो दैट यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है मैंने क्या बताया, एक डॉक्यूमेंट होता है, कंपनी के एक लिखे जोखे कागज होते हैं, जिससे ये पता लगता है कि कंपनी के पास ना, ये मान लो कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है या फिर ज़्यादा लॉस हो रहा है, या फिर अगली बात, कंपनी के पास ज़्यादा असेट्स हैं या ज़्यादा लायबिलिटीज़ है, या फिर दूसरा बोल सकते हैं कि जो प्रॉफिट आने का जो रेशियो है ना कैसा है। प्रॉफिट आने का रेशियो का मतलब क्या है, जैसे मान के चलो मैं तुमसे ऐसा बोल दूँ, तुमने कंपनी चालू करी, तुमने कंपनी में लगा 1 लाख रुपए, तुम प्रॉफिट हर साल कमा रहे हो 90,000 रुपए, ठीक है, 1 लाख पे कितना कमाया तुमने, 1 लाख है, और इसमें तुम कमा रहे हो भाई साहब 90,000 रुपए, ठीक है, और तुम्हारा दोस्त है उसने लगाए हैं 10 लाख रुपए, और वो कमाता है 5 लाख रुपए। अब बताओ भाई ज्यादा कौन कमा रहा है, ये कमा रहा है, ये कमा रहा है, ऊपर वाला। देखो क्योंकि देखो 1 लाख से 90,000 कमा ले रहा है भाई, सोच सकते हो 1 लाख से 90,000, यहाँ बंदा 10 लाख लगा रहा है फिर 5 लाख कमा रहा है, तो ज्यादा तो ये कमा रहा है ना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये भी बताती है कि कंपनी जो है प्रॉफिट ज्यादा अर्निंग कर रही है, ये कैसे कर रही है, ठीक है, मतलब कि ये मान लो पोजीशन बताता है, ठीक है। पोजीशन का मतलब क्या होता है भाई, पोजीशन का मतलब है कि जो कंपनी हमारे पास है उसके पास मतलब ये मान लो कम पैसों से ज्यादा कमा रहा है, कम कमा रहा है, ये सारी बातें होती है, ठीक है। तो उसके बाद कह रहा है कि so that users of financial statement can discuss information about the investment made in assets, ठीक है, ताकि वो कंपनी के जो ऑनर है, भाई यूजर्स जो है ना, यूजर्स हमारे पास क्या होता है कि कंपनी के जो मालिक हो गए, सीईओ हो गए, मैनेजर हो गए, ये सारे देखो। अब क्या है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 क्यों लगाया जाता है, सिंपल सी बात समझो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 इसलिए लगाया जाता है ताकि पता लग जाए कि हमें अपने असेट्स में ना कब पैसा लगाना है। जैसे मशीन की वैल्यू कब खत्म हो गई तो उसके हिसाब से पैसा जमा करते जाओ, जैसी वैल्यू खत्म हो गई लगा दो पैसा, नई मशीन खरीद के ले आओ। तो इसीलिए यहाँ पे वही तो कह रहे हैं कि कैन डिस्कस इंफॉर्मेशन अबाउट द इन्वेस्टमेंट मेड इन असेट्स, असेट्स के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, वो पता लगता है सारा। उसके बाद अगला मेरे पास है स्कोप ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहाँ पे लगता है और कहाँ पे नहीं लगता, ठीक है, मतलब कि जो अच्छा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ना, इसको जो 10 है इसको डेप्रिसिएशन मान के चल लो। जब भी बोलूंगा ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 तो क्या समझोगे, इसके अंदर क्या लगता है, डेप्रिसिएशन लगाने की बात बोली जाती है, ठीक है। तो वही कह रहा है स्कोप क्या है इसका, मतलब कि कहाँ पे लगता है। तो वही कह रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 शुड अप्लाई, लगना चाहिए कहाँ पे, टू अकाउंटिंग फॉर पीपीई, अकाउंटिंग में लगना चाहिए किसके ऊपर, पीपीई के ऊपर। किसको छोड़ के भाई कह रही है, एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़ के, व्हेन अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्स, कि अगर कोई दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पहले से लगा हुआ है ना उस पर, तो उस टाइम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 काम नहीं करता। अगर पहले से कुछ और लगा हुआ है, जैसे मैंने तुम बताया ना कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो है वो डेप्रिसिएशन को लेके है, लेकिन अगर ऐसा ही कोई दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगा होगा पहले से ही तो उसके ऊपर ये वाला काम नहीं करता, ठीक है। अब सुनो अगला, यहाँ पे कह रहे हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डज नॉट अप्लाई टू फॉलोइंग, भाई इन चीजों पे ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 काम नहीं करता, ठीक।
जैसे मैं तुमसे सिंपल सा बोल सकता हूँ कि भाई सबसे पहला जो है बायोलॉजिकल असेट्स क्या होते हैं, लिविंग एनिमल्स। मान लो कि भाई मैं अपने कंपनी के अंदर ना एक भैंस को मैंने काम पे रखा हुआ है, या फिर मान लो मैंने एक बैल को काम पे रखा हुआ है। वो क्या करता है, यहाँ से सामान लेके दूसरी जगह छोड़ के आता है, सामान लेके दूसरी जगह छोड़ के आता है। अच्छा, अगर मैं उस भैंस के बदले एक ट्रक रखता तो ट्रक की तो वैल्यू कम होती ना, लेकिन मैंने ट्रक में रखा हुआ है, भैंस को रखा हुआ है। यहाँ पे क्या होगा, लिविंग एनिमल। अगर कोई सा लिविंग एनिमल हुआ जिसको हम बायोलॉजिकल असेट्स बोलते हैं, पता लग रही है बायोलॉजिकल मतलब कि जो बायोलॉजिकल असेट्स है किसे बोलते हैं, जो लिविंग एनिमल्स होते हैं उसे बोलते हैं। उसके बाद वेस्टिंग असेट्स। अच्छा मुझे एक बताओ कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जैसे मान के चल लो एक पहले मशीन है, 10 लाख की मशीन थी, उसको यूज़ करते 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 उसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई, वैल्यू ज़ीरो हो गई उसकी। अब मैंने उसको रखा हुआ है फिर भी, अब उसकी और भी वैल्यू कम होगी क्या, ऐसा तो होगा नहीं। ज़ीरो हो गई तो उतनी की उतनी रहेगी ना, लेकिन मैं उसको बेचूंगा फिर पैसे आ जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं कि हाँ भाई रखे रखे अब मुझे उसको पैसे देने पड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो वही कह रहा है वेस्टिंग एसेट्स में क्या क्या जाएगा, कह रहे कि इट इंक्लूड मिनरल राइट्स। भाई पहले समझो, एक तो वो देखो जो मैंने बताया वो तो आएगा। मिनरल राइट्स का मतलब क्या होता है, मेरे पास ना एक राइट है कि मैं कहीं पे भी जाके ना, मतलब देखो जैसे मान लो कि जो भारत सरकार है ना, उसने मुझे ये मान लो पावर दे रखी है, तुम कहीं पे मतलब कि तुम्हें अगर दिल्ली के अंदर कहीं पे भी अगर तुम्हें मान लो लोहा वगैरह मिल जाए जमीन के अंदर, निकाल लो यूज करो, उसने मुझे पावर दे रखी है। अब क्या टाइम के साथ पावर खत्म हो जाएगी, रखी रहेगी, पावर तो रहेगी ना मेरे पास। तो वही चीज़ है मेरे पास क्या है कि जो मिनरल राइट्स है वो, उसके बाद कोई नेचुरल गैस। अब मुझे बताओ एलपीजी है, एलपीजी रखे रखे वो क्या खत्म हो जाएगी, रखी रहेगी ना, उसकी वैल्यू में तो कमी आएगी नहीं। दूसरा मान लो पेट्रोल रख लूँ, पेट्रोल में अगर रखता हूँ तो उसकी वैल्यू उतनी की उतनी तो रहेगी, बल्कि महंगी और हो जाएगी, वो कम नहीं होगी वो। अगला बोल दूँ एंड नॉन रीजनरेटिव रिसोर्सेज, वो सारी की सारी चीज़ें जिनको दोबारा से नहीं बनाया जा सकता। क्या क्या चीज़ें, कोयला। अगर हमारी पृथ्वी से एक बार पूरा पूरा कोयला खत्म हो गया, ठीक है, फिर मान लो जो पेड़ पौधे पूरे पूरे खत्म हो गए, तो भाई साहब मान सकते हो कि जितनी भी चीज़ें ना वो दोबारा जनरेट नहीं होंगी। और अगर मैं बोल दूं एक चीज़ और, जैसे मान लो पेट्रोल, पेट्रोल अगर एक बार खत्म हुआ उसको दोबारा जनरेट नहीं कर सकते। सिंपल सी चीज़ है, वो सारी की सारी चीज़ें और जिनको हम दोबारा से जनरेट नहीं कर सकते, उसे हम मतलब कि इन सब के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 काम नहीं करता, मतलब कि इन सब के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। ठीक है, तो भाई देखो जितनी बातें मैंने बताई ना, तुम्हें पहले सारी बात पता होनी चाहिए। ठीक, फिर देखना जो मेरे पास की नेक्स्ट क्लास होगी उसमें